बोलो बच्चा लोग, सबका आवाज क्लियर, वीडियो क्लियर? तो सर का थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया है, वो उसको रिपेयर करा रहे हैं। तो वो तो बोले क्लास कैंसिल कर दो। मतलब क्लास कैंसिल करके क्या होगा, वो फिर आपका आज का क्लास संडे को लेंगे और हम मैथ्स वाला क्लास कंटिन्यू करेंगे, है ना। पूरे दिन में हम एक बार तो मिलते हैं, और एक बार भी ना मिले तो क्या फायदा, बोलो ना। लॉकडाउन की कंडीशन में कभी कभी ऐसे मिल लेना चाहिए ना। ओके, स्टार्ट करें। तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था। मेरा एक्चुअली में हेल्थ खराब हो गया था 2 दिन में, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया। मैंने इसलिए अपने सर को रिक्वेस्ट किया, भैया आप मेरा क्लास ले लो। तो सर ने क्लास ले लिया था। होप सो सब क्लियर है। चलिए, तो सर ने मुझे कहा उन्होंने आपको डे 2 करवा दिया है और डे 3 करवा दिया। आपको डे 1 होमवर्क दिया था पहले दिन मैंने, फिर सर ने आपको डे 2 कराया, डे 3 कराया। तो किसी को डे 2 में और डे 3 में कोई डाउट हो, आप लोग पूछ सकते हैं। एनी डाउट डे 2 और डे 3 स्टिल, पढ़ाने के बाद भी, क्लास होने के बाद भी, अगर किसी को डाउट है प्लीज आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। सर ने आपको मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया अभी तक? आपको सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा दिया सर ने? प्लीज रिप्लाई। सर ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा दिया? ओके, गुड। किसी को डे 2 में डाउट? ओके, मिड पॉइंट फॉर्मूला फिर बता दूंगा। ओके, एनी डाउट इन डे 2, एनी क्वेश्चन? ओके, सेक्शन फॉर्मूला भी बता देता हूँ क्या होता है। डे 2 को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है? नहीं है तो 0 लिखो फटाफट। नो डाउट प्लीज राइट 0, अपना 0 1 भूला मत करो। रिप्लाई सबका आना चाहिए, 2 लोगों ने का रिप्लाई नहीं, मुझे सबका रिप्लाई चाहिए 0। डे 2 क्वेश्चन नंबर 16। ओके, ठीक है। अब मेरे सर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, हर एक का स्पीड अलग अलग होता है ना। आ गया ना वापस में, मैं थोड़ा बुखार था इसलिए मेरी थोड़ी स्पीड स्लो हो गई ना। वो समझते हैं कि आप तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम लोग जल्दी समझ जाओगे, पर उनको नहीं पता ना कुछ हम स्लो भी हैं, इसलिए हमको धीरे बढ़ाना पड़ता है। मॉड्यूलेशन इशू कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड ए मॉड्यूलेशन। जब स्लो समझाना हो तो स्लो हो जाओ, जब फास्ट समझाना हो तो फास्ट हो जाओ, ठीक है। तो पहले हम दोनों फॉर्मूलेज देखेंगे। जो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअली यूज कहाँ करते हैं। जैसे आपका एक पॉइंट ए था, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ठीक है। इसके हमारे कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 एंड y2। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, तो वो पूछता है कोई पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट में ले लेते हैं x और y, बड़ा x और बड़ा y, ठीक है। अभी पहले आपको मैं सेक्शन फॉर्मूला समझा। सेक्शन का मतलब क्या होता है, सेक्शन का मतलब होता है कट करना। जैसे आपकी एक स्केल है, आपके बचपन में छोटे आप जो स्केल यूज करते हो वो कितने सेंटीमीटर की होती है, 15 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। और अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं, यहां से कितना, मतलब यहां से 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना बचेगा बताइए। 15 सेंटीमीटर की स्केल है, मैंने उसको इस पॉइंट पे कट कर दिया भाई, 6 सेंटीमीटर से मैं उसको तोड़ दिया, जैसे हम दोस्ती यारी में तोड़ देते हैं, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ऑब्वियस बात है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्लाइन है ये इस पूरी स्केल को 2 सेक्शन में डिवाइड कर देती है। ये सेक्शन ए जो 6 सेंटीमीटर का है, और ऐसी सेक्शन बी जो 9 सेंटीमीटर का है। ओके, मेरी आवाज इको हो रही है, तो कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि सर आवाज थोड़ा धीरे, इसमें आज भी हेडफोन नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो हमने स्केल को क्या किया, 2 सेक्शन के बीच में, ठीक है, हमने इसको स्केल को क्या किया, इस स्केल को हमने क्या किया, 2 सेक्शन के बीच में इसको डिवाइड कर दिया। सेक्शन ए 6 सेंटीमीटर, सेक्शन बी 9 सेंटीमीटर। उसी तरह समझो आपका ए बी है और आपकी स्केल है, ठीक है। ये x1 y1 से लेके x2 y2 तक, मतलब कोई ना कोई लेंथ पक्का होगा। जैसे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने क्या किया था, हमने उसका लेंथ निकाला डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। तो P पॉइंट से मेरे को इसको ब्रेक करना है, तो P पॉइंट से हमको बताना भाई इसने इसको यहाँ पर कितना ब्रेक किया, इसको यहाँ पर कितना ब्रेक किया। तो हमने क्या यूज किया था, M1 और M2। जैसे यहाँ पर ये कितना आया 6 सेंटीमीटर, इधर कितना आया 9 सेंटीमीटर। उसी तरह ये मेरा पार्ट क्या बन गया M1, ये मेरा पार्ट क्या बन गया M2। इसको अगर मैं रेशियो में लिखता हूं, उसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, 6:9,
स्केल वाले की बात कर रहा हूं मैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 6/9, इसी को हम कहते हैं m1/m2। तो रेशो क्या बन गया 2:3, मतलब मैंने स्केल को 2:3 पार्ट में तोड़ दिया। पूरी स्केल अगर 5 पार्ट की है तो एक स्केल में 2 पार्ट है, एक स्केल में 3 पार्ट है। तो जो पार्ट्स होता है इसी पार्ट्स को कहा जाता है सेक्शन। इसी पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, इसको सेक्शन भी कहा जाता है। इसलिए इस फॉर्मूले का क्या नाम है, सेक्शन फॉर्मूला। तो पी पोजीशन कई बार हमको, ये 3 चीजें हैं ए, पी और बी। तो हमको कई बार इसमें 3 चीजें देखो, एक तो है ए, पी और बी, ये क्या है पॉइंट्स है, ठीक है, क्या है पॉइंट्स है अलग अलग, x1 y1 x2 y2 और बिग एक्स एंड बिग वाई। और m1 और m2 क्या है, ये रेशियोज है। तो कई बार आपको ये पॉइंट्स गिवन होते हैं सारे, आपको रेशियोज निकालने होते हैं। कई बार आपको क्या करेंगे, तीनों पॉइंट दे देंगे, ये तीनों पॉइंट आपके क्या है गिवन है, और कहेंगे फाइंड रेशियोज। कई बार क्या करेंगे, आपको रेशियो दे देंगे और इसमें से एक गायब कर देंगे, या तो ए गायब कर देंगे या पी गायब कर देंगे या बी गायब कर देंगे, और कहेंगे भाई उसको निकालो। ये क्लियर सबको जो मैंने आपको बताया? ये बेसिक कंसेप्ट है सेक्शन फॉर्मूला को ड्राइव करने का, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है, अब फर्स्ट चीज क्या होती है। फर्स्ट चीज होती है, मान लो आपको रेशियो गिवन हो, दो कंडीशन इसमें अरेज होती है। मैंने दो आपको पॉइंट्स गिवन है, रेशियो निकालना है, एक कंडीशन वो होती है। एक कंडीशन कौन सी है, रेशियो गिवन है और ए एंड बी आर गिवन, या आपको ए पी और बी इन तीनों में से कोई भी दो गिवन है, एंड 2 पॉइंट्स आर गिवन। 3 पॉइंट्स है ना, ए पी और बी, तो आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, आपको एक पॉइंट निकालना है ना। मतलब आपको ए और बी मैंने दे दिया, आपको क्या निकालना है, पी निकालना है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये वाला एक फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे मुझे अगर x का वैल्यू निकालना है, इसको लिखा था p पॉइंट है, उसका हमको क्या निकालना है, x पार्ट निकालना है। तो फॉर्मूला कैसे बन जाता है, तो उस केस में देखो ये m1 होता है, ये इसके इधर जाके मल्टीप्लाई होता है x2 के साथ। जब हम x निकालेंगे, याद रखें जब x निकालेंगे तो केवल x का वैल्यू यूज होता है, और जब y निकालेंगे तो केवल y का वैल्यू यूज होता है, ठीक है। तो अभी m1 किससे मल्टीप्लाई होता है, x2 से जाके, तो ये बन जाता है m1 x2, प्लस का साइन आता है, और जो m2 होता है x1 से मल्टीप्लाई करता है, m2 x1 से मल्टीप्लाई करता है, और नीचे आ जाता है m1 प्लस m2। तो जब भी आप x निकालोगे, यहां पर हमेशा आपका x रहेगा, और ये हमेशा अलग अलग होगी, 1 होगा तो 2 होगा, ये 2 होगा तो ये 1 होगा। उसका पी वाई जब निकालेंगे तो m1 y2 आ जाएगा, जहां पर x है वहां पर केवल y आ जाएगा, प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस फॉर्मूला को कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर? ये कंडीशन कब यूज करते हैं, जब आपको रेशियो गिवन हो, m1 m2 आपको पता हो, और आपको 2 पॉइंट पता हो, थर्ड पॉइंट निकालना हो। अब इसमें हो सकता है आपको a और p दे दे, बोले b निकालो, तब क्या आपको ये तो पता है x, आपको ये x1 भी पता है, तब ये x2 निकलेगा। सिंपल। ये पार्ट सबको क्लियर? फिर हम सेकंड चीज समझेंगे, सब लोग एग्री? सेकंड चीज है, आपको a दिया है, p दिया है एंड b दिया है, ये आपको गिवन है, एंड आपको रेशियोज फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई, रेशियो बताओ क्या रेशियो है। आपको तीनों पॉइंट दे दिए ए पी और बी, और उस केस में आपको क्या कहा उसने, भाई m1 और m2 निकालो। उस केस में भी ये सेम फॉर्मूला ही यूज होता है। सर m2 की जगह m हो सकता, हाँ आप m1 m2 ले सकते हो, आप pq भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप mn ले लो। वो रेशियो जो होता है ना, ये समझो आपका ये लाइन है a और b, ये बीच में आपका पॉइंट आएगा p, इसको आप कुछ भी ले लो जो आपका मन करे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 नंबर पूरे, कुछ भी ले लो। इसको ले लिया आपने m, इसको ले लिया n, तब भी चलेगा। इसको क्या ले लो, इसको ले लो c, इसको ले लो d, तब भी चलेगा, कुछ भी ले लो। बट कोशिश करना ये तीनों नाम मत, ये तीनों मत लेना, वो कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं, ठीक है।
अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, भाई एपीवी गिवन है और हमको रेशियोज फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मूला भी चलता है, ये फॉर्मूला भी वैलिड है, ठीक है, इससे भी सॉल्यूशन आता है। बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने m1 और m2 का जो रेशियो था उसको उन्होंने क्या लिख दिया, k/1। इन्होंने इसको ऐसा क्यों किया, हाँ वही सेम चीज, हाँ बिल्कुल वही चीज बता रहा हूँ ना आपको, m/n/k, ठीक है शायद वही चीज बता रहा हूँ कि देखो इसमें क्या होता था, इसमें दो वो है वेरिएबल, कितने हैं, दो, आपको दो चीज निकालनी है, आपको m1 भी निकालना था और आपको m2 निकालना था। तो जब दो अननोन होते हैं, जब आपके दो अननोन होते हैं तो आपको क्या चाहिए, दो इक्वेशंस चाहिए होते निकालने के लिए, तो आपको ये इक्वेशन यूज करना पड़ता है ना, फिर आपको ये भी इक्वेशन यूज करना पड़ सकता है, तब आपके m1 m2 निकलते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, भाई मैं दो इक्वेशन में क्यों फंसूं, मैं एक इक्वेशन से करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे m1 m2 को मैं क्या ले लेता हूँ, k/1। अब इसमें अननोन क्या है, k है, 1 तो 1 वैल्यू है, ठीक है, इसको आप m/n भी ले सकते हो, k/1, एग्री, सिर्फ k नहीं लेना, k/1 लेना है। तो देखो अब आपका वो चार्ट कैसा बन जाता है, ये आपका ए पॉइंट जो हमारा x1 है, y1 है, ये p भी आपको दिया हुआ है x और y, ये b आपको दिया है x2 एंड y2। अब जो रेशो k m1 और m2 था वो क्या बन गया, k:1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा k और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब इसको जब, अब उसको उसी पैटर्न में लिखेंगे, देखो उसी तरह p x निकालना है, अब ये k इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो kx2 और 1 जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो 1 इंटू x1, नीचे क्या बन जाएगा k+1। अब यहाँ पर आप देखोगे आपका एक ही अननोन है, आपको x की वैल्यू पता है क्योंकि आपको p पता है, आपको x2 और x1 भी पता है क्योंकि आपको कि a और b पता है, तो एक ही अननोन बचा k, यहाँ भी k है, तो आपकी जो k की वैल्यू आती है, हाँ k कांस्टेंट है, k इज ए कांस्टेंट, ठीक है, तो आपकी k की वैल्यू आएगी, समझो आपकी k की वैल्यू आ गई 2/3, मान लो आपने सॉल्व किया, k की वैल्यू क्या आ गई 2/3, इसका मतलब ये आपका बन जाता है m1/m2, इसको आप m/n भी कह सकते हो। समझो आपका k का वैल्यू केवल 2 आया, कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे 1, इसके नीचे भी क्या है 1, ये क्या बन गया m1/m2। तो k का वैल्यू कुछ भी आए, मान लो k का वैल्यू आपका आ गया 1/7, कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे 1 लगा दो, अब क्या बन गया m1/m2। तो k का वैल्यू कुछ भी आए तो आपका m1 कितना हो गया 1, m2 क्या हो गया 7। क्लियर सबको कंसेप्ट, दोनों फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। कैन इट कम जीरो, यस इट कैन कम जीरो। कैसे आ सकता है जीरो, ये आपकी स्केल है, आपने स्केल को यहाँ पे यहीं पर यहीं से तोड़ा, तो यहाँ पर कुछ तोड़ने के लिए है ही नहीं, ये आपका फुल पार्ट बच गया, इन दिस वे इट कैन बी जीरो। आपने इसको कहीं से भी तोड़ा तो जीरो नहीं हो सकता, याद रखना, ठीक है शेफाली, स्केल को आप कहीं से भी तोड़ोगे, छोटा सा पार्ट भी तोड़ोगे, दैट बिकम ए पोर्शन, तो वो पोर्शन फिर जीरो हो नहीं सकता। क्लियर सबको, तो ये आपका कहलाता था सेक्शन फॉर्मूला। अभी सेक्शन फॉर्मूला का ही आगे उसका अगला फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब मिड पॉइंट का मतलब क्या है भाई, ये जो पी पॉइंट है इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ए बी 3 पॉइंट होगा हमारे, ये पी पॉइंट क्या कर रहा है, इसको दो, सर अगर नहीं तोड़ा तो ही जीरो होगा, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, नहीं तोड़ा तभी तो जीरो होगा, जो हम देखे जा भी नहीं वो भी पार्ट होगा, जो हमें देखे जा भी नहीं, ये नहीं समझा ऋषिकेश, मैं नहीं समझा आपने क्या लिखा है। तो आपको स्केल तोड़नी नहीं है, स्केल मतलब जीरो है, एक रेशो जीरो हो गया, दूसरा रेशो क्या होगा 1, 0:1, बराबर है, मतलब ये पार्ट जीरो हो गया, ये पूरा 1 पार्ट हो गया, उसका कोई मीनिंग नहीं एक्चुअली, तब तो सेक्शन फॉर्मूला ही हट गया। हाँ पॉइंट में तोड़ो ना, बिल्कुल तोड़ सकते हो, 0.1 में एकदम यहाँ एकदम मैंने बारीकी से यहाँ से तोड़ दिया, इतना ऐसा पार्ट, कोई दिक्कत है, फ्रैक्शन 0.11 से लेके 99.9 समथिंग, क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल पॉसिबल है,
आपका k का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। आप देखो 1/7, 1/99 मान लो आ गया, फिर हो गया ना आपका 0 पॉइंट समथिंग समथिंग 1, बिल्कुल हो सकता है। जो हम देख नहीं सकते वो भी सेक्शन होगा। सेक्शन का मतलब, सेक्शन का मीनिंग समझो। सेक्शन का मीनिंग क्या? पार्ट। सेक्शन का मीनिंग क्या होता है? पार्ट। पार्ट किसका होता है? किसी भी चीज का पार्ट होता है, बरोबर है। आपके स्कूल में सेक्शन होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो पार्ट्स क्या होते हैं? ये आपको डिवाइड किया गया है ना, आपको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। उसी तरह सेक्शन मतलब आपने किसी चीज को डिवाइड किया है। जो चीज डिवाइड ही नहीं, उसका सेक्शन होने का मतलब ही नहीं है ना। एग्री? कहाँ मैथ में आसानी समझने लग गए। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये जो पी पॉइंट है, इस ए और बी को दो इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? m1/m2 वो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1। मान लो आपकी स्केल है 12 सेंटीमीटर की, एग्री? आपकी स्केल कितने की है? 12 सेंटीमीटर। मैं कहता हूँ इसको 20 से तोड़ दें, तो 20 से तोड़ेंगे तो क्या होगा? इधर 6 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 6 सेंटीमीटर होगा, एग्री? m1/m2 क्या हो गया? 6/6, और रेशियो क्या आ गया? 1:1। तो जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है। अब इसी फॉर्मूला पुट कर दो, पी एक्स आपका m1x2 है प्लस m2x1 है अपॉन m1 प्लस m2 है। अब m1 m2 का वैल्यू डाल दो, तो px इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2 आ गया। तो इसका मतलब x1, यहाँ पर जो x1 और यहाँ पर जो x2 है, इसका एवरेज निकाल दो। समझो यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 4 x1 की, b की वैल्यू कितनी है? 6। तो 4 + 6 कितना हो गया भाई? 10 हो गया। डिवाइड बाय 2 कर दो, यहाँ पर कितना हो गया? 5 हो गया। ये सिंपल है। उसी तरह आपका पी वाई क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। चाहे y1 प्लस y2 लिख लो, चाहे y2 प्लस y1 लिख लो, दोनों बात बराबर। इसको कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसी तरह आपका ट्राई सेक्शन भी आता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ट्राई सेक्शन भी आता है, क्वार्टर प्लेट सेक्शन भी आता है, वो भी समझा देता हूँ, साथ में लगे आता हूँ। तो बताइए आपको समझाया नहीं समझाया? हम पढ़ते हैं ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है? बताओ फटाफट, व्हाट इज मीनिंग बाय ट्राई सेक्शन? सर ने पढ़ा है ट्राई सेक्शन? सर ओवरलोड हो गया है 3 पार्ट्स। यस, आप लोगों को सर ने ट्राई सेक्शन पढ़ा है अभी या नहीं पढ़ा है? हाँ समझ गया मैं। ये बताओ, नहीं पढ़ा है? चलो अब हम ट्राई सेक्शन पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक कंटिन्यू, तो टॉपिक के साथ में हो जाएगा। आप समझो आपके ए और बी 2 पॉइंट है, सेम वही चीज। ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, क्योंकि काम आने वाला है ट्राई सेक्शन, जो हम डे 4 या डे 3 पढ़ेंगे अभी, उसमें काम आता है। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 और y1, और बी पॉइंट का क्या है? x2 y2। इसको हमको 3 इक्वल पार्ट में करना है। तो मान लेता हूं एक पार्ट p बनेगा, दूसरा पार्ट q बनेगा। वही सिंपल आपका स्केल का एग्जांपल। आपकी एक स्केल है 15 सेंटीमीटर की, आपको इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर, है ना। 5 में आप इसको ब्रेक करोगे तो देखो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड। ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, एग्री? तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो हम m1 m2 यूज करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैं इसको बोलता हूँ m1, इसको जब सोल्व करते हैं, ठीक है, तो अगर ये मेरा m1 है, मतलब यहाँ पर स्केल ले लेता हूँ समझाने के लिए इजी हो जाएगा आप लोगों को। ये मेरा A पॉइंट, ये मेरा B पॉइंट, ये मेरा P पॉइंट है, ये मेरा Q पॉइंट है। ये मेरी 15 सेंटीमीटर की स्केल हो गई। ये डिस्टेंस कितना है? 5। ये डिस्टेंस कितना है? 5। ये डिस्टेंस कितना है? 5। ठीक है। अब मेरे को केवल m1 m2 यूज करना है, m3 यूज नहीं करना। मेरे को m3 का कोई नीड नहीं है, मैं m और n लेके चलता हूँ इसी में। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम P पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, केवल P पॉइंट को। तो उस केस में ये मेरा बन जाएगा m1, कितना हो गया मेरा? 5। तो बताओ अगर ये पूरा पार्ट मेरा m2 है तो मेरा m2 कितना हो जाएगा? व्हाट इज माय m2? गुड, ये मेरा m2 बन जाएगा 10। याद रखना, हम इसमें m1 m2 m3 का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, हम केवल m1 और m2 ही लेके चलेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं? पहले P पॉइंट निकालते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे? Q पॉइंट निकालेंगे।
तो जब मैं P पॉइंट की बात करूंगा तो मेरा M1 अपॉन M2 का रेशियो क्या हो गया 5/10। ये लॉजिक सबको क्लियर हुआ। जब मैं P पॉइंट की बात करूंगा तो व्हाट इज माय M1 अपॉन M2, इट इज 5/10। ठीक है, अभी दूसरा पार्ट देखो, मेरा P पॉइंट निकल जाएगा इससे आराम से, हमको A पता है, हमको B पता, हमको रेशियो भी गिवन है। अब मेरे को Q पॉइंट निकालना है, तो फिर से मैं क्या करूंगा, अब मैं केवल Q पार्ट की बात करूंगा। तो उस केस में ये मेरा कितना, मेरा M1 अपॉन M2 क्या आएगा बताओ। ये मेरा M1 है, ये मेरा M2 है, यहाँ पर आपका P था। तो व्हाट इज M1 अपॉन M2 इज 2:1, या फिर 10 जब Q वाले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट P ऊपर बात की थी हमने, अभी हम पॉइंट Q की बात कर रहे हैं। जब उसके हम Q की बात करेंगे तो M1 अपॉन M2 का रेशियो विल बिकम 10/5, क्योंकि अभी M1 क्या है, यहां से स्टार्ट होगा कहां तक, हम Q निकालना हमको, तो इट बिकम 2:1। लॉजिक क्लियर, कोई डाउट कोई शक किसी को? तो इसको हम कई बार यूज करेंगे। तो आपको P और Q के अलग अलग, फर्स्ट केस में क्या करें, Q को इग्नोर कर देंगे, हम केवल समझेंगे वहां पर केवल P है, और बाद में क्या करेंगे, P को इग्नोर कर देंगे, मानेंगे वहां पर सिर्फ Q है। यस बेटा जी, ये लॉजिक समझना, इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है हमने क्या समझाया है। 1:2, 2:1 ये रेशियोज रहेंगे, ये याद रखना आपको। हाँ, फर्स्ट केस में 1/2 होगा अभिषेक। लॉजिक सबको समझ में आया? ओके, सॉरी, यहाँ पर 2:1 लिख दिया तो 1/2। ठीक है, अब अगर इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया तो क्या करना है, ये क्वेश्चन भी आने वाला है आपको कि एक स्केल को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो समझो वही सेम चीज, आपका ये A, ये आपका B, तो आपके 4 इक्वल पार्ट हो गए, P हो गया, Q भी हो गया और आपका R भी हो गया। अब इस जब 4 पार्ट में जब इसको डिवाइड करेंगे 4 सेक्शंस में, तब एक्चुअल हम लोग यूज करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आप इसको सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हो, पर मिड पॉइंट फॉर्मूला इजी क्यों होता है, जब इसके 4 पार्ट में बात करेंगे तो रेशियो देखो कैसा बना, ये 1:1:1:1 है ना। अगर समझो स्केल आपकी 4 सेंटीमीटर की है, मान लो आपको उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 1-1 सेंटीमीटर के आपने कितने पीस बनाओगे, 4 पीस आप बनाओगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगे जो Q पॉइंट है, तो Q पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ, बताइए किसका मिड पॉइंट होगा Q? Q पॉइंट किसका मिड पॉइंट होगा? A एंड B, एग्री सब लोग? जो Q पॉइंट होगा वो A और B का मिड पॉइंट होगा, तो उससे आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो, Q का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा। आपको A पता है और आपको B पता है, आप क्या यूज करोगे, डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे और Q निकाल लोगे। उसी तरह जो P है, P किसका मिड पॉइंट होगा बताओ अभी? P मिड पॉइंट होगा A और Q का, एकदम सही बात। जब हमने Q निकाल लिया तो हमको A भी पता है और Q भी पता है, और उसी तरह आपका R किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, इट इज B Q, या आप इसको QB भी लिख सकते हो। क्लियर? ये चारों यहाँ तक ही, इतने सेक्शन के आते हैं, 5 या 6 सेक्शन के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, केवल 4 सेक्शन तक के क्वेश्चन आपको आते हैं। होप सो आपको क्लियर है। चलिए अब हम डे 2 का क्वेश्चन नंबर 16 सबमिट ने पूछा था, उसको रिप्लाई करता हूँ। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर सकते हो। ट्राई सेक्शन आगे हम पढ़ा दिया आपको, और 4 सेक्शन आप लोग, बहुत इजी है, कोई मुश्किल वाली चीज नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या दिया है, इफ P एंड Q आर 2 पॉइंट्स। ठीक है, मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। ट्राई सेक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, उसमें हमको M1 और M2 का रेशियो लेना है। M1 और M2 क्या होगा आपका 5/10, और M1 अपॉन M2 सेकंड पार्ट के लिए क्या होगा 2:1। P पॉइंट को मैं इसको मैं नोट नहीं किया, मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। Q इक्वल टू A/T² and 2A/T। ओके, इट इज इज द पॉइंट AB, आपको S दिया है A0। एक सेकंड रुको बस, 1/ST प्लस 1/SQ इज इक्वल ऑफ T। चलिए नोट कर लिया, मैं समझाता हूँ इसको। ये देखो भाई कहाँ गया हमारा प्रियांशु जी,
ये देखो कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने क्या कहा था, जब 3 पॉइंट की बात करें पहले हम Q को कंसिडर करेंगे और R को Q को इग्नोर करेंगे, P को पकड़ के चलेंगे और R को Q को इग्नोर करेंगे। तो P कैसे निकालेंगे ऐसा, तो M1/N2 का रेशो क्या होगा 5/10, वो आपको रेशो गिवन होगा, ठीक है। आपको आपको ऐसा बोल देगा ये स्केल जो है वो 9 सेंटीमीटर की है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, तो ये आपका 1 पार्ट, तो आपका रेशो क्या बनेगा 1/2। यस, तब ट्रेस सेक्शन की जब बात करेंगे M1/M2 क्या होगा 1/2, और जब Q पॉइंट की बात करेंगे तो रेशो 2:1, ठीक है। अभी सबमिट का क्वेश्चन था डे 2 क्वेश्चन नंबर 16। चलो इसको करते हैं फटाफट। तो हमको क्वेश्चन दिया P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 80। अच्छा, पूरा नोट नहीं किया, इसका है 80² 2P। P आपके कोऑर्डिनेट है A T² एंड 80, इसको पूरा नोट नहीं किया, 80² 280 एंड 280, ये P के कोऑर्डिनेट है। उसको आपको Q के कोऑर्डिनेट दिए हैं, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके हैं A/T² प्लस 2A/T, और आपको S पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं A एंड 0, उसमें बोला है 1/SP प्लस 1/SQ। आपको बताना है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ T, क्योंकि आपको क्या बताना है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ T। तो इसका मतलब जब आप प्लस करोगे तो आप में उसमें T का वैल्यू नहीं आना चाहिए, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो उसमें T नहीं आना चाहिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ T, ठीक है। तो हमको पहले क्या निकालना है SP, मतलब हमको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके SP निकालना है, ठीक है भाई। चलो अब SP निकालते हैं, x1 माइनस x2 AT² माइनस A, S और P को यूज करेंगे, P और S को यूज करेंगे, AT² माइनस A का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 280 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये बन जाएगा आपका A² T4 प्लस A की पावर 2 माइनस 2A² T², यहां पर आपका बनेगा 4A² T², क्या बनेगा आपका 4A² T²। अब देखो यहां पर ध्यान दो, ये सेम वही है A² T की पावर 4 प्लस ये क्या है A², अब यहाँ पर क्या था -2, यहाँ पर क्या है +4, तो क्या बच गया 2A² T²। एक तो वापस क्या बन गया, ये आपका बन गया A², इसको P² लिखता, आपको समझ में इजी आएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो P², इसको आप लिख सकते हो Q², और ये आपका बन गया आपका 2PQ। तो P की वैल्यू क्या है AT², Q की वैल्यू क्या है A, तो आपका क्या बन जाएगा P प्लस Q का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो अभी AT² प्लस A का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट लगा है, ये कैंसिल हो गया इससे, तो मतलब आपका SP जो बन गया दैट इज AT² प्लस A। यहां तक सबको क्लियर है? ऑल आर एग्री विद मी? चलिए गुड। हम अब SQ निकालेंगे, ठीक है, A/80। तो आपका Q पॉइंट आपको दिया है A/80² है 2A/T, 2A/T, और आपका S है A एंड 0, ठीक है। हम क्या निकालते हैं QS निकालना, QS SQ की बात है, तो सेम अंडर रूट A/T² माइनस A का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 2A/T माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं,
ये आपका बन जाएगा सर ए स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर, उसी तरह से हमने किया था, माइनस 2a² अपॉन टी स्क्वायर, और यहां से इसको करोगे तो प्लस 4a² अपॉन टी स्क्वायर। वैसे बन गया आपको, देखो सेम चीज, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट a² अपॉन टी की पावर 4 प्लस a² एंड प्लस 2a² टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है -2, यहाँ पर क्या है +4, तो +2 बचेगा। तो आपका ये फिर से बन गया p² प्लस q² प्लस 2pq। p का वैल्यू क्या हो गया a अपॉन टी स्क्वायर, q का वैल्यू क्या हो गया भाई a, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ऐसा भाई a अपॉन टी स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर, तो QS हमारा आ गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो बन गया a अपॉन टी स्क्वायर प्लस a। एग्री? अब उसने कहा था 1 अपॉन SP प्लस 1 अपॉन SQ, तो देखो ये आपको SP दिया है a टी स्क्वायर प्लस a, और ये आपको SQ दिया है, तो क्या करेंगे, दोनों को क्या करना, प्लस करना। चलो यही कर देता हूँ फटाफट, तो 1 अपॉन SP तो 1 अपॉन SP मतलब 1 अपॉन a टी स्क्वायर प्लस a, ये 1 अपॉन SP हो गया, प्लस 1 अपॉन SQ, तो 1 अपॉन a अपॉन टी स्क्वायर प्लस a, इसका एलसीएम ले सकते हैं। यहां से देखो क्या कॉमन आएगा, 1 अपॉन a, अंदर बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1, ध्यान से देखो मैंने फर्स्ट पार्ट में से a कॉमन ले लिया है यहाँ से, प्लस यहाँ पर 1 अपॉन, इसका एलसीएम तो यहाँ क्या बनेगा टी स्क्वायर, यहाँ पर बन गया a प्लस ए टी स्क्वायर, बन गया। ये टी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप नीचे करते हैं, तो ये 1 अपॉन a टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऊपर चला गया टी स्क्वायर, नीचे क्या बच गया a प्लस ए टी स्क्वायर, यहाँ से हमारा a कॉमन आ सकता है, यहाँ पर क्या बच गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम सेम है, नीचे a एंड 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर क्या बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा सिर्फ 1 अपॉन a, इसमें कहीं भी t का वैल्यू है क्या, नहीं है, इसका मतलब 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, इसमें t का कोई भी टर्म नहीं है। क्या आप मुझसे सहमत हैं? सबको क्लियर है वाला क्वेश्चन? अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार टीचर इस क्वेश्चन को देता है 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 मार्क्स में तो एटलीस्ट पूछा जाता है। अभिषेक जी को डाउट है, क्या डाउट है अभिषेक जी, कौन से स्टेप में नहीं समझा? सब में को समझ में आ गया सर, ब्लू पार्ट, ओके, सब में को समझ गया, दैट्स इंपॉर्टेंट। आपको निकालना था 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू, ये आपको ऊपर दिया था, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने ध्यान से, हमको ये फाइंड आउट करना है 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। 1 अपॉन एस पी, जो एस पी था, जो हमारा एस पी आया था, दैट इज हमारा एस पी, ये क्या है 1 अपॉन ए टी प्लस ए, ये हमने वैसे लिखा 1 अपॉन एस पी, ये 1 था, ये नीचे क्या बन गया 1 अपॉन एस पी, और ये क्या बन गया 1 अपॉन एस क्यू, जो हमने एस क्यू यहाँ पर निकाला था अभी, ये हमारा एस क्यू था यहाँ पर, इसको मैंने सॉल्व किया एलसीएम लेके, जो कटा मैंने उसको काट दिया, बस सिंपल, ये हमारा एस क्यू था। इसमें क्या डाउट है बच्चा जी, अभी क्लियर भाई? चलिए अब डे 3 पे चले। डे 2 में और कोई डाउट किसी को? एनी क्वेश्चन डे 2? देख सकते हो एक बार वापस फिर से। चलो डे 3, आप लोगों को सर ने होमवर्क दिया था, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो।
हाँ जी भाई और बहनों, एनी क्वेश्चन डे 3? ओके, 9th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. ओके, और कोई डे 9 और कोई डे 3 में कोई और क्वेश्चन? वरुण ने 7th क्वेश्चन पूछा. गुड, चलिए 7th हो गया. और कोई क्वेश्चन? जल्दी फटाफट सब लोग. आप लोगों ने होमवर्क तो किया है ना? होमवर्क देखता हूँ कम लोगों ने किया है. मैंने पेपर चेकिंग करना स्टार्ट कर दिया है. मैंने 3-4 बच्चों का पेपर चेक करके मार्क्स भेज दिए. ठीक है, मोस्टली 2 दिन में मैं बाकी पेपर पूरे चेक कर दूंगा, तो आपको संडे तक मिल जाएगा. वैष्णवी ने काफी अच्छा स्कोर किया, 26.5. एक नंबर, आधा नंबर कट गया उसका. तो 2 दिन में मैं पूरा पेपर चेक कर दूंगा सारा. ठीक है, अब ये 2 दिन तबियत ठीक है, अब मैं चेक कर लूंगा फटाफट. अच्छा, वरुण को क्वेश्चन में 11 में भी डाउट है. ओके, और कोई क्वेश्चन? 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया. सर साइंस क्लास था इसलिए होमवर्क नहीं किया. ओके. तो हमेशा होमवर्क तो उसी दिन करना होता है ना, अगले दिन नहीं करना होता बेटा. आपको कल अगर मैथ का होमवर्क दिया तो उसको कल और आज फिनिश करना है, उसको अगले संडे तक मत छोड़ो. हाँ, मैथ्स का जो ट्रिग्नोमेट्री का सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ था उसका पेपर चेक है. ओके, नो डाउट इन क्वेश्चन नंबर 7. ओके, ठीक है. तो ओनली 2 ही क्वेश्चन में डाउट है, 9, 11. करें सॉल्व इनको संडे को. नहीं वही कर, होमवर्क हम उसी दिन कर लें तो अच्छा है. डेली होमवर्क होता है, संडे होमवर्क नहीं होता. चलिए, 7th क्वेश्चन कैंसिल हो गया, केवल क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है. देखता हूँ मेरा क्लास, मैंने स्टैकर भी प्लान किया है 7:15 बजे. देखते कितना होता है. 7:15 तक तो पढ़ाएंगे, 1 घंटा तो एटलीस्ट पढ़ाएंगे आज. पहले प्लानिंग होता तो कर लेते 1.5 घंटा, लेकिन अभी टाइम थोड़ा कम है. ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन में देखो क्या दिया है. 9th क्वेश्चन में दिया, इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट रिस्पेक्टिवली, find the coordinate of the point P such that AP is to BP 7 is to 7. बहुत इजी है. ये समझो आपका लाइन है, 2 पॉइंट है ए और बी. तो इसमें आपको रेशो दिया, देखो रेशो को लिखो, ए बी अपॉन बी पी. ठीक है, अभी कैसा बन गया, 7/4. ये रेशो है. ठीक, इसका मतलब ये हो गया, जो पी पॉइंट है आपको रेशो देख के समझ में आएगा. ए बी 7 है और बीपी कितना है, 4 है. इसका मतलब यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर आपका पी आएगा. तो कैसा बन गया, ये कितना हो गया 4 और ए बी कितना हो गया 7. तो ये कितना बच गया बताइए. ये लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझते आप क्वेश्चन समझ जाओगे. ए बी अपॉन बी पी इक्वल टू दिया 7/4. ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको प्लॉट किया. ए बी मैंने 7 सेंटीमीटर लिख दिया, जैसे मैंने एक स्केल ले ली. ये मैंने लिखा ए बी, वही मेरे को कितना दिया है 7 दिया, तो मैंने उसको 7 सेंटीमीटर लिख दिया. फिर कहता भाई बीपी 4 है, तो बीपी 4 अंदर आएगा इधर, क्योंकि जो पॉइंट होगा अंदर आएगा. ये इंटीरियर हम सेक्शन करें, बाहर सेक्शन नहीं करें. तो हमारा पी पॉइंट बन गया मेरा कितना है 4. तो लॉजिकली क्या बन गया, 3 बन गया. इसका मतलब मेरा m1 अपॉन m2 का जो रेशियो क्या बन गया 3:4. अब तो क्वेश्चन हो जाएगा जिसका भी डाउट है. वरुण एंड जो भी है, एक ने वो डाउट पूछा था, ये अभी हो जाएगा डाउट. ये क्लियर? आपको ए पॉइंट दिया है, यस. आपको बी पॉइंट दिया है, यस. देखो ए आपको गिवन है 2 and 1. आपको बी भी दिया है 5 and -8. और आपको क्या मिल गया, m1 और m2 मिल गया. ठीक है शुभम, और क्या कहते हैं वरुण, आपका भी डाउट था, क्लियर हो गया वाला डाउट? वरुण क्लियर आपको? सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, आप लोग सॉल्व कर लोगे ना इसको. तो चलिए हम लोग 11 क्वेश्चन करेंगे. 11 में डाउट है. क्वेश्चन 11 में दिया है, इफ द लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट इज ट्रांसेक्टेड बाय 3 पॉइंट्स. वाह जी वाह, ट्रांसेक्शन का देखो क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैंने पहले तुमको करा दिया. तो भाई एक लाइन है, ये पॉइंट हमारा ए हो गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 1. दूसरा पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 5 और -8. हाँ यस, वो ट्राइसेक्टेड बाय 3 पॉइंट्स पी एंड क्यू. चलो हमने इसको पॉइंट पी ले लिया, इसको पॉइंट हमने क्यू ले लिया. इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं अलग से, इसको हम लिख लेते हैं सी और डी.
इसका एक्स और वाई क्या लिख लेते हैं, सी और डी, और इसको क्या लिख लेते हैं, एम और एन या कुछ और ई एफ ले लेते हैं, समझने के लिए इजी हो जाएगा हमारा। ये हमारा ई हो गया और ये हमारा एफ हो गया, ये ट्राइसेक्टेड करता है। अब इसने कहा इफ द पॉइंट पी लाई ऑन एक लाइन, वो चलो बाद में समझेंगे, पहले ये पार्ट समझ लेते हैं। तो इस ट्राइसेक्शन को यूज करके हमको क्या करना है, पहले पी पॉइंट निकालना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, इफ द पी पॉइंट लाई ऑन द, इसके कहने का मतलब क्या है, ये कहता कोई एक लाइन ऐसी है, ये लाइन की इक्वेशन उसने दी है 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, है ना, लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन है आपका। जब लीनियर इक्वेशन होती है आपकी लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, x प्लस वाई में कोई इक्वेशन होती है। तो ये कहता है जो p पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, तुमको पहले क्या करना पड़ा, p पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। ट्राइसेक्शन है, इसका मतलब अगर p पॉइंट a के नियरर है तो ये रेशियो m1 और ये पूरा क्या बन जाएगा m2, एग्री सब लोग। हमारा m1 अपॉन m2 का रेशियो क्या है, 1:2, अभी हमने किया था, है ना। अगर ट्राई सेक्शन है, पी पॉइंट अगर एक ही तरफ है, m1 मतलब m1 की तरफ है पी पॉइंट, तो रेशियो क्या बनेगा 1/2। तो चलो हम पहले पी पॉइंट निकालते हैं, तो PC मतलब हम इसका x वाला कोऑर्डिनेट निकालते हैं, वो क्या बन जाएगा m1 का मल्टीप्लाई 5 में, तो m1 कितना है 1, तो इक्वल टू 1 लिख दो यहाँ पर, इसको इक्वल टू 2 लिख दो, तो 1 × 5 प्लस 2 × 2 अपॉन 1 + 2, तो क्या बन गया 5 + 4 अपॉन 3, मतलब कितना आ जाएगा 3, मतलब p का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3। चलो PD भी निकाल लो भाई, तो 1 × -8 ओके, प्लस 2 × 1, ये भी ठीक है, नीचे भी सेम रहेगा 1 + 2। अब क्या बनेगा 8 -8 प्लस 2 अपॉन 3, यहां से आपको क्या मिलेगा -2, -8 + 2 6 बनेगा, -6 डिवाइड बाय 3 -2, इसका मतलब p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3 एंड -2, ठीक है। इसका मतलब ये p का x वैल्यू जो है वो 3 है और p का जो y वैल्यू हो क्या है -2 है। अब यहाँ जो सोचने वाली बात क्या है कि लाइन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट। व्हाट इज अ लाइन, इट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट। तो जो पॉइंट यहाँ पर है, जब पॉइंट यहाँ पर है, कहीं भी पॉइंट है, इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन, अगर ये लाइन की इक्वेशन दी है 2x माइनस वाई प्लस के, ये किसकी इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका लाइन का हर पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये जो x1 y1 है, ये जो x2 y2 है, ये जो x3 y3, किसके ऊपर लाई करेगा, ये इस इक्वेशन के ऊपर लाई करेगा। तो अगर p पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, अगर p पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, तो जो x और जो y की वैल्यू है ये इसके अंदर फिट हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर आएगी और y की वैल्यू यहाँ पर आएगी। इसका लॉजिक है, अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन के ऊपर है तो x और y हमको क्या करते थे, हमको इक्वेशन देते थे ना, हम ये चार्ट बनाते थे ऐसा, आप लोग याद होगा, ये x था ये y था, हम यहाँ पर अलग अलग वैल्यू डालते थे, 1 -1 2, तो x की वैल्यू निकलती थी। इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन में ये भी पॉइंट था एक, ये भी एक पॉइंट था, ये भी एक पॉइंट था, ये समझो आपका p पॉइंट है, आपका q पॉइंट है, आपका r पॉइंट है। इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन से ही आया है। इसका मतलब x और y इसी के पार्ट होंगे, तो हमने क्या किया वैल्यू पुट किया, तो 2 × 3 -2 प्लस k = 0, तो क्या बन गया 6 + 4 प्लस k = 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -10। ये इसका लॉजिक है, क्लियर सबको। सिक्स, हाँ ओके, 6 + 2, सॉरी डियर, 6 + 2, जोश में थोड़ा होश खो जाता है ना, ठीक है। ठीक है, मैंने आप लोगों को लिंक दिया है, तो सब लोग उस पर रजिस्टर करना, जो मैंने क्या कहते हैं जो इवोल्व का जो इवेंट है, सितंबर अक्टूबर नवंबर में जो क्विज कंपटीशन है, सब लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ पर नोट्स वीडियोस वगैरह वहाँ पर आपको आते रहेंगे। क्विज में पार्टिसिपेट करो, खाली बैठो, आजकल पढ़ाई जितनी चल रही है अच्छा है, साथ में ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहो। ऑल ओवर इंडिया से लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये अपनी ब्रांच है, जो हमारी कानपुर में दूसरी ब्रांच है, ये उस टीम वो उसको ऑर्गेनाइज कर रही है।
जो इन्होंने फर्स्ट पार्ट भी ऑर्गेनाइज किया था, काफी अच्छा पार्टिसिपेशन था इस बार, 1 लाख का टारगेट है पार्टिसिपेशन का। तो हर बच्चा उसको पक्का रजिस्टर करे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करे। तो फ्री में रजिस्ट्रेशन क्या दिक्कत है, अपना नॉलेज तो चेक होगा ना। एक्स्ट्रा सीखना कभी बुरी बात नहीं। मैंने बचपन से एक्स्ट्रा बहुत सीखा। जब मैं स्कूल में था, अरविंद स्कूल में, तो हमारी लाइब्रेरी में जितनी बुक्स होती थी, खासकर हिंदी की, लॉर्ड पोप, चंपन, नंदन, ये स्टोरी वो स्टोरी, मैंने सब पढ़ डाली थी। लाइब्रेरी में मुझसे परेशान था, तभी मैं देखो इतना कुछ तुमको बता पाता हूँ, चाहे स्पिरिचुअल वर्ड का हो, जो कुछ भी हो, क्योंकि मैंने अपने टाइम में वो नॉलेज एनहेंस की थी। तो आप लोगों की जो एज है, वो जितना आप जानोगे, ये आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। ठीक है, इसलिए हर कोई मस्ट पक्का रजिस्टर करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन आती है, नोट्स आती है, वीडियोस, उनको भी देखो और टेस्ट भी दो, मजा आएगा सबको, है ना। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, बरोबर है। चलिए गुड, अब हम डे 4 पे चलते हैं। कोई और डाउट किसी को डे 3 में? कोई डाउट नहीं है? चलिए डे 4 पे चलते हैं। चलो जी, अब डे 4 के क्वेश्चंस मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जो ज़्यादा मेरे को लगेगा समझाने लाके समझा देता हूँ आपको मैं। चलिए थोड़ा सा बड़ा, सबको दिख रहे क्वेश्चंस वगैरह आराम से? जूम आउट आप कर सकते हो आराम से। इसको पीछे कर, चलिए गुड। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग फिगर्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये तो आपका इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको मैंने फर्स्ट डे बताया था कि आपको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करना है। इक्वल साइड्स हमारी पैरेलल होनी चाहिए एंड डायगोनल्स हमारे इक्वल नहीं होते पैरेललोग्राम में। also find the coordinate of the point, ये पार्ट समझने वाला है। also find the coordinate of the point where the diagonals of the parallelogram bisect each other, intersect each other, है ना। ये आपको समझाता हूँ, आपको सिर्फ समझाऊंगा, क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। मैं चाहता हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ये आपका पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। अगर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद है, आप तुरंत समझ जाओगे इसको। ये पैरेललोग्राम हो गया, इसकी ऑपोजिट साइड तो इक्वल होती है, ये भी इक्वल होती है, बट इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो फर्स्ट तो हम प्रॉपर्टी यूज करके कर देंगे। तो इसकी दूसरी खास बात क्या होती है, जो पैरेललोग्राम होते हैं, ये समझो आपका ओ पॉइंट है, ठीक है। ये समझो आपका ओ पी पॉइंट ले लो, चलो, या इसका पी पॉइंट है। अब ये पी पॉइंट क्या है, इस ए सी, जो डायगोनल क्या है, ए सी, पी इज द, ये कैचिंग लाइन है इसका, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। ये याद रखना सबको, ठीक है। जो पी पॉइंट होगा वो ए सी का भी मिड पॉइंट होगा और वो बी डी का भी मिड पॉइंट होगा। तो आप आराम से पी पॉइंट निकाल सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने पढ़ लिया है। आपको ए पार्ट पता है, आपको सी पता है, तो पी निकालना इजी है, मुश्किल है? आए सबको सुनने, पी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। आप बी डी को यूज करके पी निकाल सकते हो, आप ए और सी को भी निकाल करके आप मिड पॉइंट निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि मैथ में जितना प्रैक्टिस तुम करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में कहा था, वैष्णवी ने देखो कितना अच्छा किया, 26.5, उसने हार्डली उसका एक नंबर कटा। वैष्णवी की गलती बताते, वैष्णवी क्या गलती वैष्णवी तुमने की? तुमने आपका आंसर आया था समथिंग 1+2 cot थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ पर आपका पी आ गया, है ना। आप इसको भूल ही गए, जो आपने इक्वेट, जो आपने था ना, cos थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू पी था, आपने अब इसको स्क्वायर किया तो यहाँ भी स्क्वायर हो गया। आपने इसको तो सॉल्व किया, तो आपका क्या आ गया था, 1+2p cot थीटा। आप इस पार्ट को भूल ही गए, ये पी स्क्वायर, तो आपको सिर्फ cot थीटा की वैल्यू निकाल, तो cot थीटा की वैल्यू क्या बन गई, पी स्क्वायर माइनस 1/2p। आपने क्या इसी को लिया और आप इसको भूल गए, तो आपने आंसर क्या लिख दिया, -1/2p समथिंग। आया समझ में ध्यान? ये आपका, इसलिए मैंने आपका हाफ मार्क्स कट कर लिया। सर इस चैप्टर में तो ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा वैरायटी और मजा भी आ रहा है। वैरायटी हाँ, थोड़ी थोड़ी हर चैप्टर में मजा आ रहा है, तो मैथ जिसको अच्छा लगे उसको अच्छा लगेगा लगेगा। चल मैं इरेज कर देता हूँ, वो क्या टॉपिक आ गया तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया फटाफट, क्योंकि वैष्णवी ने हल्का सा मिस्टेक, इसलिए हल्का भी मिस्टेक मत करो। मैथ्स में छोटा मोटा मिस्टेक्स क्या नंबर काट देगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन, 3 consecutive vertices of a parallelogram are this, find the fourth vertices। ठीक है, इसने आपको 3 दे दिया, कंसेक्यूटिव दिए, इसका मतलब आप कंसेक्यूटिव, या तो आप ए
बी सी ले लो और डी को छोड़ दो, या फिर ए डी सी ले लो, बी को छोड़ दो। कंजुगेटिव मतलब होता है जब आप ये लिखना स्टार्ट करो, जैसे इसमें आपको पॉइंट दिए, जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या दिया, -2 -1, तो इसको -2 -1 ले रहे हो, तो इसको -2 -1 लो। फिर कंजुगेटिव का मतलब है तो बी को 1 0 ले लो एंड सी को 4 3 ले लो। ऐसा मत करना, ए को हमने क्या ले लिया, -2 -1, बी को हमने क्या ले लिया, 1 और 0, और फिर हम डी पे आ गए। ये 4 3 डी नहीं लेना, सी लेना है। ये गलती मत, कुछ बच्चे गलती करते हैं, पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कंसेक्यूटिव का मतलब ही यही है। क्या दिया, क्लियर, 3 कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ दिस पैराग्राम। तो ए लेना है, बी लेना है, सी लेना है, या इसको रिवर्स भी ले सकते हो। आपने ए ले लिया, डी ले लो, सी ले लो, बट ये ऐसे जिगजैग नहीं करना, इधर लिया फिर इधर ले लिया, कंटिन्यूस चलना चाहिए। बस एक दो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ प्रियांशु, फिर हम क्लास खत्म कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी इसमें वाला फाइंड द फोर्थ वर्टाइसिस, ठीक है। अभी आपको ए पता है, बी पता है और सी पता है, आपको क्या निकालना है, डी पॉइंट पता है। इसमें भी हम लोग मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, आपको ए पता है, आपको सी पता है, इससे क्या निकल जाएगा, पी निकल जाएगा। आपको बी पता है और पी पता है, आपका क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, ठीक है। कर पाओगे, ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर बताएंगे। प्रैक्टिस करना, मैं चाहता हूँ प्रैक्टिस करने की आदत डालो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द पॉइंट 3 and -4 and 3 -4 and -62 are the extremities of a diagonals of a parallelogram। एक्सट्रीमिटीज का मतलब है ए और सी या बी और डी, ये हुआ सेम चीज है। दीज आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो आपको ये पॉइंट को अगर हम ए ले लेते हैं तो उसका एक्सट्रीम कौन सा, दूसरा सी हो गया, कॉर्नर है ना। एक ए ले लिया हमने, दूसरा सी ले लिया, और आपको उसने थर्ड वर्टेक्स दे दिया, तो इसको आप या तो बी मान लो या डी मान लो, और आपको फिर क्या निकालना है, फोर्थ निकालना है। ये भी सेम वैसी क्वेश्चन, बट डिफरेंस क्या है, व्हाट एक्सट्रीमिटी दे दिया, तो मतलब एक ए दे दिया, दूसरा सी दे दिया। आप उसको बी और डी भी ले सकते हो, और उस वाले को आप ए और सी ले सकते हो, हो जाएगा। ओके मिस्टर चौबे, बिल मांगे और चलिए क्लियर। अभी हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। हाँ सेकंड क्वेश्चन जैसी क्वेश्चन बेटा जी, उसमें कहा था कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए, कंसेक्यूटिव होना चाहिए मतलब एक के बाद ए बी सी या बी सी डी। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया, ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है, सी पॉइंट दिया, वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। चलो इसका ट्रायंगल दे दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, ठीक है। तो आपको ट्रायंगल दे दिया, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और सी पॉइंट। इसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए, ठीक है। तो जब ए से मीडियन डालेंगे तो ऐसे डी पॉइंट आएगा। तो अगर ए डी मीडियन है, इसका मतलब क्या हुआ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सब लोग एग्री करते हैं। अगर ए डी मीडियन है तो मतलब डी पॉइंट क्या करेगा, बी और सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी पता है, सी पता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी आपका होमवर्क हो गया इसी बहाने, इजी क्वेश्चन है सर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स आर गिवन। चलो ये क्वेश्चन में तुमको समझा दूंगा, फिफ्थ क्वेश्चन यही समझा देगा, क्या टेंशन, ठीक है। If the coordinates of the midpoint of the side of the triangle are given, इस बार आपको क्या दिया, ऐसा दिया है, एक ट्रायंगल दिया है और उसके तीन ऐसे वो दिए मीडियंस, ये डी हो गया, ये ई हो गया, एफ हो गया, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। उसने बोला कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो आपको समझो ये आपका डी हो गया, ये आपका ई हो गया, और ये आपका एफ हो गया, ठीक है। आपको डी ई एफ दी, उसने कहा फाइंड द ए बी सी। तो क्या करो, ए को ले लो x1 y1, बी को ले लो x2 y2 एंड सी को ले लो x3 y3। तो इस आपके तीन इक्वेशन बनेंगे। एक बार ई मिड पॉइंट है किस किस का, ए और बी का, तो एक इक्वेशन बनेंगे x1 + x2 और यहां से कुछ आएगा,
फिर आपकी क्वेश्चन यहाँ से बनेगी, एक बार एफ को मिड पॉइंट ले लो ए और सी का, एक बार डी को मिड पॉइंट ले लो, तो आपकी 6 इक्वेशंस बनेंगी और आपके 6 वेरिएबल हैं x1, x2, x3, y1, y2, y3। आपके कितने वेरिएबल हो गए? 6। और कितनी इक्वेशंस हैं? 6। सबको सॉल्व करोगे आपका एबीसी का वैल्यू निकल जाएगा। ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर समझाएंगे। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ द स्क्वायर। आपको बताना है ये क्या है, स्क्वायर के 4 पार्ट है। तो आप निकाल सकते हो आराम से, साइड निकालो, एंगल डायगोनल्स निकालो, बता पाओगे। ओके, 8th वाला, 8th में आपको रेक्टेंगल बताना है, ये आप निकाल सकते हो आराम से। 9th, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस। तो मीडियन आप आराम से निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ द मीडियन पूछा है, इस बार क्या पूछा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। तो पहले मीडियन पता है तो हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। अब ए पॉइंट पता है, डी पॉइंट पता है, तो लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आपका क्या निकल जाएगा? एडी निकल जाएगा। ऐसा आप सारे निकाल सकते हो, सारे मीडियन। एग्री? तो आपका 9th क्वेश्चन भी हो जाएगा। 10th क्वेश्चन, 2 वर्टाइसेस दिए पैरेललोग्राम के एंड डायगोनल कट एट 2 और 5। मैं आपको मिड पॉइंट भी दे दिया है ना, सेम वैसी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। आपको समझो ए दे दिया और आपको 2 वर्टाइसेस, कोई भी आपको 2 वर्टाइसेस दे, ये पॉइंट दे दिया, मान लो ए और बी दे दिया आपको, और एक ये पॉइंट दे दिया है, तो आपको सी और डी निकालना। ट्राई करना, नहीं आया तो समझा दूंगा, ठीक है? इजी वाले छोड़ देते। 11th वाला, 4 पॉइंट आपको दे दिया पैरेललोग्राम के, फाइंड द वैल्यू एक्स और वाई। इसमें भी मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो इसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पैरेललोग्राम के ही है। 12th वाला, 3 वर्टाइसेस आपको दिए हैं, फाइंड द 4th वर्टाइसेस। सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, रोम्बस प्रूफ करना है। जैसे स्क्वायर प्रूफ करेंगे वैसे रोम्बस प्रूफ करेंगे, बट डायगोनल्स अनइक्वल होंगे। 14th, देखा चैप्टर कितनी फास्ट खत्म होता है अगर हम पढ़ाने पर आ जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन इजी है। ए बी सी, 3 वर्टाइसेस दिए ट्रायंगल के, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड। ये नया कंसेप्ट है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली बार आप जब आओगे आपसे पूछूंगा मैं व्हाट इज सेंट्रोइड, तो आप लोग गूगल पे सर्च मार के आना। 9th क्लास में ट्रायंगल्स में चैप्टर पढ़ाया जाता है। आपको 2 कंसेप्ट पढ़ाए गए थे 9th में, याद रखना। आपको एक ऐसे कंसेप्ट पढ़ाए गए थे, जैसे 2 ट्रायंगल थे, आपने इन सेंटर पढ़ा था और आपने सर्कम सेंटर भी पढ़ा था। आपने एक चीज ऐसे पढ़ी थी, अगर ये मीडियन है तीनों, तो इस पॉइंट को भी हम कुछ कहते थे। और एक क्या होता था? एंगल बाइसेक्टर भी होता था। एंगल बाइसेक्टर, ये पॉइंट भी मीट होता है। तो आप इसके बारे में पढ़ के आना, व्हाट इज सेंट्रोइड। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा था। आप रिव्यू अगली बार आती पूछूंगा, ये डेरिवेशन है, इसको आप डेरिवेशन को कराऊंगा। सर हमें स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए नहीं, मैं तो आपको सिर्फ आज पूरा डे 4 का ओवरव्यू समझाया है। आपको जो क्वेश्चन नहीं आएगा मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं आपको बता दिया कि डे 4 भी इजी है। आप लोगों ने जो अभी तक कंसेप्ट पढ़े हैं, इसमें देखो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लग रहा है हर जगह, और कुछ कुछ जगह सेक्शन फॉर्मूला यूज है। तो आपने देखो सेम कंसेप्ट आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया, तो उसी बेस पे पूरा ये डे। तो डे 4 आपको है तो 2 ही डे बचेंगे, एक डे 5 बचेगा और एक डे 6 बचेगा। उसको हम आराम से अगले हफ्ते में कर लेंगे। यस, प्लीज गिव अटेंडेंस फटाफट। सब लोग हैं, मैक्सिमम लोग। अभी कितने लोग भाग गए? चलो 4-5 लोग भाग गए। मेरा भी बैटरी बैकअप खत्म हो रहा है, मैं इसको चार्जिंग लगा देता हूँ। चलो सब लोग फटाफट से अटेंडेंस दे दो। किसी को डाउट है तो कोई शक है तो 2 मिनट बाकी हैं, वो अपने डाउट पूछ सकते हैं। यस, प्लीज गिव अटेंडेंस। सबको समझ में आ रहा है? आज आपको मैंने जस्ट डे 4 का ओवरव्यू दिया है, आप लोग इसको ट्राई करेंगे। तो हम मंडे को जब अगली बार मिलेंगे तो मैक्सिमम आधे क्वेश्चन तो आई थिंक आप लोग कर सकते हैं, जो बचेंगे हम करेंगे। और अगले हफ्ते आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, ठीक है? फिर हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी ले सकते हैं, या अगर किसी का ट्रायंगल्स स्कूल में स्टार्ट हो गया होगा फिर हम ट्रायंगल्स भी स्टार्ट कर देंगे। ट्रायंगल्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर 9th जैसा बेकार नहीं है। 10th का ट्रायंगल बहुत अच्छा है।